जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रकाश जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अंतर्गत वो है हमारा आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना। ठीक है, मतलब बड़ा कर देना। तो आवर्धन मतलब क्या हो गया? बड़ा कर देना। अब ये आवर्धन है क्या? देखिए, जो आवर्धन होता है ना, मेनली ये क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है ना, ठीक है, वो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल हाइट होती है, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन रेशियो है। तो क्या इसका कोई यूनिट होगा? कोई इसका मात्रक होगा? नहीं होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को। और ये होता क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अपॉन में क्या रहेगा आपका? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। ठीक है, अगर ऊंचाई को हम लोग h से रिप्रेजेंट करें और जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को हम लोग h डैश लिखें और वस्तु की ऊंचाई को h लिखें, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनकर आएगा या फिर मैग्निफिकेशन का जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा? h डैश अपॉन h। ठीक है, अब ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना, ये इक्वल होता है जो इमेज बना है मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बना है। ठीक है, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बना है वो प्रतिबिंब की डिस्टेंस इमेज की, और ये क्या है? u। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा है उनके माइनस साइन के साथ इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जो मैग्निफिकेशन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो की इक्वल होता है, और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से और जो वस्तु की दूरी है दर्पण से, उनका जो रेशियो होता है उसके माइनस चिन्ह के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला एमसीक्यू में भी आता है और साथ ही साथ इस पर फॉर्मूला हमारा काम करता है न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। और ये मैग्निफिकेशन इमेज की जो डिस्टेंस बनी है ऑब्जेक्ट मिरर से उसकी डिस्टेंस और जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उनका जो रेशियो होता है माइनस साइन के इक्वल होता है। तो ये दो हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि V, U और F क्या होता है। V क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। और U क्या है? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी दर्पण से, मतलब वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है
उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बना है, जो इमेज बना है, वो मिरर से कितनी दूरी पर बना है उस डिस्टेंस को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ क्या होता है हमारा, ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ, या फिर आप इसको फोकल लंबाई भी बोलते हैं हिंदी में, फोकल लंबाई। इन्हीं तीनों के बीच एक रिलेशन हमारा होता है जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला या फिर दर्पण के सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, जिसमें f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दर्पण से, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, ठीक है। तो चलिए आइए इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में बराबर आता रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो दिया हुआ है आपका, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या करता है, ये कोई कार है, उस कार के साइड मिरर के फॉर्म में लगा, ठीक है, साइड में जो लगा रहता है ना पीछे की गाड़ियों को आते हुए देखने के लिए, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर को उसके लिए यूज किया जाता है, साइड मिरर के लिए, ठीक है। तो ये जो इसको प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर को, सॉरी साइड मिरर के फॉर्म में जो कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है, जिसकी की वक्रता त्रिज्या हमने आपको बताया था, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है, कितना है 3 मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इसके पीछे 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मतलब जो मिरर है, मतलब जो कार के अंदर मिरर लगा है बगल में, उसके पीछे 5 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, एक बस आ रही है। तो बस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और हमने बोला है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। तो उस कार से 5 मीटर की डिस्टेंस कर पीछे एक क्या है, बस आ रही है। तो आपको क्या करना है, उस बस का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा ना, उसकी प्रकृति और आकार, आकार मतलब आप बोल सकते हैं कि उसका मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकालना है, ठीक है। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखो, हम लोगों को आर पता है, यू पता है, ना ही हमको भी पता है और ना ही हमको एफ पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए हमको यू वी एफ तीनों चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। जो फोकल लेंथ होता है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो फोकल लेंथ यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप 1.5 भी लिख सकते हैं मीटर। अब देखो हमको एफ मिल गया, यू मिल गया, फॉर्मूले में पुटअप करके हम भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पुटअप करते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। एफ कितना है, यही तो निकालना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग एफ निकाले है ना, कितना है 3/2 है। इसको डेसिमल फॉर्म में मत लिखिए, इसी तरह लिख दीजिए 3/2, ओके। इक्वल टू कितना है 1/u, u कितना है -5 मीटर, प्लस v, v यही तो फाइंड करना है। v क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है, मतलब इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये जो -1/5 है इसको लेफ्ट की तरफ, बाएं तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1/5 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 2 से 10 और 3 1 से 3, तो 10 + 3 और इनको मल्टीप्लाई करिए 15, तो 13/15, ये हमारा है 1/v की वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है, भी निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा 15/13। ये हमारा क्या है, ये भी है, भी मतलब जो प्रतिबिंब है ना वो कितनी दूरी पर बनेगा मिरर से, ये हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इतनी दूरी पर हमारा इमेज का
जो सिचुएशन होगा होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आकार। आकार मतलब मैग्निफिकेशन उसका निकालना है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलते हैं हम लोग बताएं आपको फॉर्मूला। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v अपॉन यू। तो माइनस और v हमारा देखिए प्लस में आया, ठीक है। कितना है, 15 अपॉन 13 और अपॉन में u कितना है हमारा, -5। ओके, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये माइनस से माइनस हमारा कट चुका है। अब देखिए होगा क्या, ऊपर 15 है और नीचे कितना है, 13 इंटू 5। देखो 5 से इसको क्रॉस करेंगे, 5 3 जा 15, आपका आ जाएगा 3/13 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका जाएगा, जीरो लगाएंगे यहाँ पर, डेसिमल आएगा 3, 13 2 26 और 4 आएगा, लगभग 0.23 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, लगभग 0.23 और प्लस में आ रहा है। देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो जो हमारे इमेज की जो प्रकृति होगी ना वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ठीक है। और आकार उसका कितना होगा, 0.23, ठीक है। 0.23 इसका मैग्निफिकेशन होगा। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु है जिसका आकार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और जो कहां पर रखा है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब रुक जाइए, देखिए क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए और जो जो डाटा मेंशन हो पहले इसको लिख लिया करिए, ठीक है। तो एक वस्तु का जो आकार है वो 4 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला है क्या, वस्तु का जो आकार होता है, वस्तु की जो ऊंचाई होती है, या फिर बोल सकते हैं कि वस्तु की जो लंबाई होती है, हम लोग उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, अवतल दर्पण और से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कि मिरर से, दर्पण से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और हमने आपको बोला है कि वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। क्यों, क्योंकि मिरर से हमेशा हम लोग उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, और बाएं तरफ हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोला है कि जो फोकस लंबाई है ना, जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। अब बताइए ये प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंस होता है वो किधर होता है, यहाँ पर होता है। ये क्या है, बायां साइड है, और बायां साइड ही क्या हमारा होता है, माइनस होता है हमेशा। तो हमको यू पता है, एफ पता है, हमको क्या नहीं पता है, भी नहीं पता है। ओके, आगे बढ़िए। दर्पण को कितनी दूरी पर रखें जिससे कि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है। देखिए पहली बात तो अवतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रतिबिंब वास्तविक ही मिलेगा। बस एक ही सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें हमको प्रतिबिंब आभासी मिलता है, वो कब है, जब ऑब्जेक्ट, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, तब हमारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और हर एक सिचुएशन में हमको क्या मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसकी प्रकृति और आकार बताना है कि कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको यू पता है, एफ पता है, हम भी निकालेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। सॉल्व करिए, 1/f, f कितना है, -15 है, 1/u, u कितना है, -25 है, प्लस 1/v, ठीक है। ये 1/v हमको क्या करना है, सॉरी ये भी क्या करना है, हमको निकालना है। तो भी निकालना है तो इस -125, सॉरी -1/25 को इधर लाइए, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 1/v इक्वल टू प्लस 1/25, क्योंकि जब भी हम लोग डाटा को इक्वल के लेफ्ट या राइट ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो देखिए ये 1/-25 है, इसको हम इक्वल के लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -1/15 है, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 15 1 सा 15 होगा, माइनस 25 1 सा 25 और अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
375, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10/375। अब ये देखो, ये हमको ये 1/v की वैल्यू मिली है। अगर हम v निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, v निकालेंगे तो उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ये कहा जाएगा 375/10 माइनस के साथ। तो एक जीरो है तो एक प्लेस पर डेसिमल लगा दो, -37.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, -37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। और माइनस जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, रियल है। तो हमको भी पता चल गया। और हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार निकालना है, तो मतलब मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा हमको। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू h'/h। देखो h' ये क्या है, यही प्रतिबिंब की क्या है, हाइट है, और वही हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। और h क्या है, ये वस्तु की क्या है, ऊंचाई है या फिर वस्तु की हाइट है। तो ये दोनों तो पता है, m नहीं पता है क्योंकि m की डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है डायरेक्टली इक्वल होती है -v/u के। ओके, तो चलिए डाटा पुटअप करते हैं हम लोग। h' ये फाइंड करना है, अपॉन h कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू माइनस है तो माइनस लगाइए, v अभी हम लोग निकाले हैं कितना है, -37.5। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस रखेंगे। चलिए पहले लिख देते हैं -37.5। अपॉन में क्या रहेगा, u कितना है, u ऑलरेडी हमारा -25 है। देखो माइनस से ये माइनस कट गया, और ये 4 क्या करेगा, इधर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। h' इक्वल टू क्या होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 प्लस 2 30 और 4 3 जा 8 प्लस 3 11, 110/25 माइनस के साथ, क्योंकि ये वाला माइनस अभी यहाँ पर है। 4 5 जा 20 हो गया, कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, अच्छा 30, ठीक है, प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 15 होगा यहाँ पर 150, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 7 जा 20, 28 प्लस 2 30, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, ठीक है। h' फाइंड करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, -6। ये क्या हमारा, ये जो इमेज बना है ना, इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है। इमेज की जो डिस्टेंस है, या फिर आप बोल, सॉरी इमेज की डिस्टेंस करें, इमेज की जो हाइट होगी, ठीक है, इमेज की हाइट कितनी है, -6 होगा, ठीक है। -6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी होता है, -6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है हमारा पूरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए, वस्तु की हाइट दी हुई थी, वस्तु की दूरी दी हुई थी, जो मिरर दिया है उसका फोकल लेंथ दिया हुआ था। तो इस सब को हमने एक साथ लिख लिया, u भी पता, u अब पता था, v निकाल लिया हमने यहाँ से सॉल्व करके, ठीक है। और उसके बाद हमने जो प्रतिबिंब का आकार निकालना है उसके लिए हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज निकालना था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। तो हमने ये v/u m की पुटअप कर दिया, या फिर m की वैल्यू क्या है, -v/u, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमने h' की वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, आइए दोस्तों, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, देखिए अपवर्तन और रिफ्लेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं जो परावर्तन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट करने का मतलब क्या है, देखिए हम आपको थोड़ा सा परावर्तन एक बार और बताते हैं। देखिए परावर्तन में हमने बताया था कि जबकि प्रकाश किरण आती है और किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा जाती है तो वो क्या करती है, उसी मीडियम में क्या करती है, गो बैक हो जाती है कि नहीं। लेकिन अपवर्तन के केस में ऐसा नहीं होता है, अपवर्तन के केस में अलग होता है। अपवर्तन के केस में दो मीडियम होता है, एक को बोलते हैं रेरर मीडियम, एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम। हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है। तो चलिए हम एक
मीडियम बना लेते हैं पहले। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, एक ग्लास है। क्या है, ये ग्लास है, कांच है, और बाहर क्या है, एयर है। ठीक है, ये क्या है, एयर है। तो ये दो मीडियम हो गया, एक एयर हो गया पहला मीडियम, दूसरा मीडियम क्या हो गया हमारा, ये ग्लास। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, इसमें जब प्रकाश किरण आता है, जब प्रकाश किरण आता है ना, सपोज दैट यहां पर प्रकाश किरण गिरा, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा इंसिडेंट पॉइंट हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो देखिए ये जो प्रकाश किरण जा रही थी, तो जो इसका रास्ता था उसको तो जाना चाहिए था कैसे, सीधे चले जाना चाहिए था, है कि नहीं, सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करती है ना, सीधे नहीं जाती है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, अपने रास्ते से होते हुए सीधे एकदम ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इस ग्लास में आती है ना, देखिए एयर का जो मीडियम होता है, आप उसको विरल माध्यम बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं रेरर मीडियम होता है, लेकिन जो ग्लास होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो जब भी कभी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रुकिए मैं आपको चीज बता देता हूँ, तब वो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए रेरर मीडियम जो होता है, जिसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं, और एक होता है डेंसर मीडियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। देखो रेरर को आप पुअर समझो, देखो इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, ये पुअर पर्सन है। और डेंसर क्या है, ये रिच पर्सन है, अमीर आदमी है। ठीक है, रेरर मीडियम मतलब विरल माध्यम जो है वो क्या है, वो गरीब आदमी है। और सघन माध्यम जिसको डेंसर मीडियम बोलते हैं वो क्या है, रिच है। ठीक है, रिच पर्सन है। तो देखिए होता क्या है, अच्छा बताओ खुद, जब गरीब आदमी अमीर के पास जाता है तो क्या करता है, हाथ पैर जोड़ के झुक जाता है ना। जब भी गरीब आदमी अमीर आदमी के पास जाता है तो उसको बाबू साहब जो भी करके क्या करता है, उसकी तरफ झुक जाता है। और जब कभी ये रिच पर्सन पुअर पर्सन के घर जाता है या फिर पुअर पर्सन के पास जाता है, तो वो क्या करता है, एकदम सीना तान के उससे दूर ही दूर बना रहता है। ठीक है, जिस सपोज दैट शादी वगैरह हो रहा है और कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी के घर गया है इनविटेशन में, तो वो क्या करता है, सबसे दूर रहेगा, अलग अलग एकदम। ठीक है, तो रिच पर्सन जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, जब ये रेरर मीडियम में जाएगा ना तो ये दूर दूर रहेगा। ठीक है, और पुअर पर्सन जिसको हम लोग रेरर मीडियम बोल रहे हैं या फिर विरल माध्यम बोल रहे हैं, जब ये हमारा डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इंसिडेंट पॉइंट है, अगर हम यहां पर एक ऐसे पॉइंट या फिर बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल डिनोट करें। ठीक है, नॉर्मल, तो देखिए होता क्या है ना, ये क्या है, ये विरल माध्यम है, ये विरल है, ये क्या है, ये सघन है, ये क्या है, ये सघन है। तो अभी हमने बोला कि विरल से जब सघन में जाएगा तो वो क्या करेगा, विरल पुअर पर्सन रिच पर्सन के पास जाएगा तो क्या करेगा, उसकी तरफ झुक जाएगा ना। तो ये जो किरण जा रही थी ना, जो कि एकदम सीधे चली जाना चाहिए था इसको, ये क्या करता है, इसकी तरफ झुक जाता है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या होता है, ये झुक जाता है। जो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से सीधे जाना चाहिए था, वो क्या करता है, थोड़ा सा झुक जाता है। ये जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको नॉर्मल बोलते हैं, हम आपको बताए हैं रिफ्लेक्शन वाले में। तो ये क्या है, नॉर्मल की तरफ झुक गया। लेकिन अब जैसे ही देखो ये ग्लास से फिर कहां पर आ रहा है, एयर में, बाहर क्या है, एयर। ये पूरा मीडियम जो हमने बॉक्स में बनाया, ये हमारा ग्लास है, बाहर क्या है, एयर है। तो जैसे ही ये, अब देखो अब ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही ग्लास मतलब डेंसर मीडियम से फिर रेरर मीडियम में, मतलब रिच पर्सन किसके घर जा रहा है, पुअर पर्सन के घर। ग्लास क्या है, ये रिच है या फिर ये सघन है, और एयर क्या है, ये पुअर है, मतलब ये गरीब है। तो जब रिच पर्सन पुअर पर्सन के पास जाता है तो ये क्या करता है, सीना तान के काफी दूर दूर रहता है ना। तो ये क्या करेगा, इससे दूरी बना लेगा। जो प्रकाश की किरण सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, वो क्या करती है, इससे दूरी बना लेती है, ऐसे चली जाती है। समझ में आया होगा, आई होप। फिर से देख लीजिए, एक बार बताते हैं।
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा और अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे मतलब रिच पर्सन पुअर पर्सन के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे दूरी रहता है, सीना तान के काफी दूर दूर रहता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। देखो ये एयर है बाहर और ये बॉक्स क्या है, ये ग्लास है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर कर रहा है प्रकाश की किरण, तो जैसे ही यहाँ पे ग्लास पे इंटर किया तो हमने यहाँ पे नॉर्मल डिनोट किया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इस वाले प्रकाश किरण को इस डॉटेड लाइन से जाना चाहिए था। बट होता क्या है, ये ग्लास है और एक डेंसर मीडियम है, और गरीब आदमी आपका अमीर आदमी के घर जाता है तो वो क्या करता है, उसकी तरफ झुक जाता है। तो ये प्रकाश किरण देखिए आपका यहाँ पर ये झुक गया। ठीक है, अब झुक गया तो लास्ट में जो इंड पॉइंट पर आया, ग्लास का जो इंड पॉइंट है, अब वहां से क्या आ रहा है, फिर मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से फिर क्या आ रहा है, बाहर एयर आ रहा है। तो वहां पर हमने एक और ये क्या किया, ये वाला नॉर्मल डिनोट कर दिया। ठीक है, एक और हमने नॉर्मल बनाया। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ग्लास से क्या कहा जा रहा है, एयर में जा रहा है, मतलब रिच पर्सन पुअर पर्सन के पास जा रहा है। तो रिच पर्सन पुअर पर्सन के घर जाता है तो दूर दूर रहता है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रकाश की किरण ये डॉटेड लाइन से जाना चाहिए था इस वाले से। ठीक है, इसको एकदम सीधे ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या करता है, उससे दूरी बना लेता है, इधर से चला जाता है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक लैंग्वेज में समझिए कि रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन होता क्या है। देखिए रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के पथ का या फिर प्रकाश की जो किरण है उसका पथ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस फिनोमेना को, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या फिर अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना, यह फिनोमेना हमारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, तो आई होप अब आप लोग को रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम आपको अब, जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ हमारे रूल्स थे, प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह से हमारे रिफ्रैक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते किसको हैं, इंसिडेंट रे आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है ये वाला, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अगर रिफ्लेक्शन होता तो, परावर्तन होता तो ये क्या करती, इधर की तरफ चली जाती। तो परावर्तित किरण और ये जो हमारा है नॉर्मल, इसके साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर देखिए ये तो हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया आई, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन झुक जाती है। यहां पर देखो, यहां पर एंगल बन रहा है, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, इनका साइन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ, जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का जो साइन होता है, जो आई है ये क्या है, आपतन कोण है, इसका जो साइन होता है, एंड जो परावर्तित किरण होती है उसका जो साइन होता है, परावर्तित किरण का एंगल कितना है, आर है, इसका जो साइन होता है, इनका रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसको स्नेल्स रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, स्नेल का नियम जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या या फिर बोल सकते हैं आपतन कोण का साइन और परावर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल रूल। ये हमारा पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या है, ठीक है, दूसरा रूल ये है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, आपतित किरण जो है, और जो परावर्तित किरण है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, जैसा कि रिफ्लेक्शन में होता है। ठीक है, सेम वही फिनोमेना यहां भी होता है। ठीक है, आपतित किरण
परावर्तित किरण, अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों क्या करते हैं, सॉरी जो ये तीनों हैं ये क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, आर लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये जो बोर्ड है अगर आप इसको एक प्लेन समझ लें तो देखिए इसी में हमारा आपका आपतित किरण भी है, इसी में हमारा परिवर्तित किरण भी है और इसी में हमारा नॉर्मल भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने बोला क्या कि दो मीडियम होते हैं जिसमें से हमारी प्रकाश क्या करती है, गुजरती है और क्या होती है, विचलित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है अपने पथ से। तो सपोज दैट अगर हम इसको एयर को मीडियम 1 बोले और ये जो ग्लास है इसको अगर हम मीडियम 2 बोले, तो पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए होता क्या है ना, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है ना ये शो करता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो कितनी परावर्तित होगी या फिर बोल सकते हैं कितनी विचलित होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्नेल रूल लिखा था ना, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ना, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ही हमारी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से शो करती है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे पहला माध्यम क्या है, यहाँ पर एयर है, दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास है। तो देखो पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एन ऊपर भी लिख दे एन नीचे भी लिख दे, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो पहला माध्यम हम क्या बोल रहे हैं, एयर है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और यहां पर क्या लिखेंगे, जी। लेकिन ये हमने बोला क्या कि पहले माध्यम के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होगा वो अपॉन में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ए होगा, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या होगा, जी होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, एन जी अपॉन एन ए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर हम इसको 1 और 2 ही लिखे हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इनको एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, n12 ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो जब भी इसको अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, n2 ऊपर आएगा और n1 नीचे आएगा। ठीक है, पहले माध्यम के जो सापेक्ष होता है ये अपॉन में आता है और ये दूसरा वाला होता है ये ऊपर आता है। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे अगर हम ग्लास और एयर के लिए लिख दें इस तरह से NGA, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, NG हमारा नीचे रहेगा और NA हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्या शो करता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो कितना परिवर्तित होगी, कितनी विचलित होगी अपने पथ से। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, n इक्वल टू क्या है, c अपॉन वी। तो ये जो हमारा n है ये किसके इक्वल है, c अपॉन v के। ये c और v क्या है, दोनों ही स्पीड है। ठीक है,
किसका किसका स्पीड है? ये है स्पीड आपका प्रकाश की चाल एयर में, ठीक है। और ये भी क्या है? प्रकाश की चाल मीडियम में, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल का ही अनुपात हमारा ये क्या है? दिखा रहा है n, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन v, ठीक है। c क्या है हमारा? प्रकाश की चाल वायु में या फिर वायु में प्रकाश की चाल, और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन, और इसके अंदर हमने आपको इसका सारा फिनोमेना बता दिया। और देखिए अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उनके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।